मुंबई इंडिया। 2 दिन बाद। इन 2 दिनों में रिदम ने मिरांश को बहुत नोटिस किया था। वो बिल्कुल शांत था, ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था, बल्कि उससे भी बात नहीं कर रहा था। वो आता था, उसके पास बैठता था, डॉक्टर से बात करता था और रिदम को अच्छे से चेक करता था। इसके अलावा वो बस उसकी बातों का हाँ या ना में जवाब देता था। और आज रिदम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी। रिदम खुद से बोली, पति तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आज मैं तुमसे बात करके रहूंगी। मुझे जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर खुद को देखा। फाइनली उसका हॉस्पिटल गाउन जा चुका था और उसने एक सिंपल सी मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था और वो इस वक्त व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। रिदम कुछ सोच रही थी कि तभी धानी अंदर आकर बोली, फाइनली आज मैम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है, तो कैसा फील हो रहा है। रिदम मुंह बनाते हुए बोली, कैसा फील होगा भाभी, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। कहाँ मेरे कमरे की प्यारी सी दीवारें जहाँ पर इतनी सारी मेमोरीज, और कहाँ ये, परेशान हो गई मैं। धानी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, अब तुम अपने कमरे की ही दीवारें देखोगी। बोलकर वो व्हीलचेयर को पकड़कर रिदम को सीधे बाहर लेकर गई। वार्ड से बाहर निकलते ही रिदम की नजरें मिरांश की तरफ चली गई, जो कि डॉक्टर से बात करते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। इस वक्त शिवम वहां पर नहीं था। डॉक्टर रिदम को देखकर बोले, कंग्रेचुलेशन, फाइनली अब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। अपना खास ध्यान रखिएगा, कुछ दिनों बाद आपके पैर का प्लास्टिक भी खुल जाएगा। रिदम मुस्कुराकर बोली, थैंक्स डॉक्टर। मिरांश ने धानी को दूर हटने के लिए कहा। धानी जल्दी से साइड हो गई। मिरांश ने खुद रिदम के व्हीलचेयर को पकड़ा और फिर वो रिदम को लेकर वहां से बाहर निकल गया। धानी ने शिवम को कॉल किया और कॉल पिक होते ही वो बोली, रिदम को लेकर गया, तुम कहाँ पर हो। शिवम सामने ट्रैफिक देखते हुए बोला, ट्रैफिक में, मुंबई में इतना ट्रैफिक है ना, मुझे समझ में नहीं आता इतना ट्रैफिक होता है क्या, इससे अच्छा तो मेरा उदयपुर है। धानी धीरे से बोली, ये सही बात है, उदयपुर वाले तुम उदयपुर की तारीफ करो, पर तुम लेने क्या गए थे। शिवम आई रोल करते हुए बोला, रिदम के लिए उसकी फेवरेट पेस्ट्रीज लेने गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है तो कुछ अपनी पसंद का खा सकती है वो। खैर अब हम सीधे अपार्टमेंट जाकर के मिलेंगे, मुझे रिदम को पेस्ट्रीज देनी है तो फिर मैं वही जा रहा हूँ, तुम भी पहुँचो और संभाल कर, ठीक है। धानी गहरी सांस लेकर बोली, डोंट वरी, अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं आ रही हूँ। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर मिरांश चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था और रिदम बैक सीट पर बैठी हुई थी। रिदम तेज आवाज में बोली, पति। मिरांश सामने देखते हुए बोला, यस प्रिंसेस। रिदम फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, क्या है, मैंने कुछ किया है क्या जिस वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मेरी कोई गलती है। पति, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक्सीडेंट के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर रहे हो, फिर ये क्या है। मिरांश एक नज़र उसे देखकर बोला, प्रिंसेस, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं किसी काम में बिजी हूँ बस। रिदम इरिटेट हुए बोली, पति, मैं तुम्हें जानती हूँ, जो तुम कर रहे हो ना उसे बिजी होना नहीं कहते, उसे नज़रअंदाज करना कहते हैं। तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर दी थी। उसको शांत देख रिदम को अब रोने का मन कर रहा था। 2 दिन से मिरांश उसकी तरफ ढंग से देख भी नहीं रहा था। रिदम धीरे से बोली, पति, सॉरी यार, अगर मेरी कोई गलती है तो बस करो ना, बता तो दो कि मैंने किया क्या। उसके इतना कहती मिरांश ने ब्रेक लगाया और उसने एकदम से कर घूम कर रिदम की तरफ देखा, जो अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। मिरांश गाड़ी से उतर कर बोला, व्हाट द हेल। बोलकर वो सीधे बैक सीट पर रिदम के पास बैठा और उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, क्या प्रॉब्लम है प्रिंसेस, कुछ बोला मैंने, कुछ किया मैंने, क्यों आ रहे तुम्हारी आंखों में आंसू। रिदम उसे देखकर बोली, तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो मेरी आंखों में आंसू ही आएंगे ना। आई एम फीलिंग लाइक कि मेरी कोई गलती है। पति, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे बता दो। मिरांश उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, माय प्रिंसेस, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। कहा ना मैं कि किसी चीज में उलझा हुआ हूँ, तुम्हें बिलीव नहीं, तुम्हारा पति उलझा हुआ है। रिदम कुछ पल रुककर बोली, तो मैं तुम्हारी उलझन सुलझा दूंगी। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रिंसेस, हर बार तुम उलझन सुलझा नहीं सकती, ठीक है, और डोंट वरी, तुम्हारे और मेरे बीच नहीं बिगड़ा है कुछ भी और ना कभी कुछ बिगड़ेगा। अब हम घर चले, तुम्हारे लिए सरप्राइज वेट कर रहे हैं। रिदम अपने आंसू साफ करते हुए बोली, सरप्राइज। बोलते हुए वो कंफ्यूजन से मिरांश को देख रही थी। मिरांश उसकी नाक पर किस करके बोला, यस सरप्राइज। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर वापस जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
थोड़ी देर बाद मिरांश ने अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोकी और फिर वो रिदम को लेकर के सीधे अपार्टमेंट में चला गया। वो दोनों जैसी अपार्टमेंट में पहुंचे, निधि एकदम से सामने आकर बोली, कंग्रेचुलेशन भाभी। रिदम मुस्कुराकर बोली, थैंक यू निधि। निधि अपने दोनों हाथ पीछे करके बोली, आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए कई सारी स्पेशल चीज़, जैसे कि ये अपार्टमेंट पूरा डेकोरेटेड है और आपकी पसंद की हर एक चीज़ बनी है। और जैसे कि मिरांश बीच में बोला, निधि अभी इसे आराम की ज़रूरत है। रिदम झट से बोली, नहीं मुझे कोई आराम नहीं करना, इतने दिनों से आराम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे खाना है। उसके बाद सुन मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कुछ पल रिदम को देखा और फिर तुरंत स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही निधि व्हीलचेयर सीधे सोफे के पास लेकर गई और रिदम को देखकर बोली, तो क्या खाना चाहिए आप भाभी? जो चाहिए बोलिए, निधि आपके लिए हर एक चीज़ पेश करेगी। रिदम एकदम से मुस्कुरा कर बोली, तो मैं बताती हूँ ना कि मुझे क्या क्या चाहिए, दाल मखनी, राजमा चावल, छोले चावल। वो अभी बोल रही थी कि तभी सामने से आवाज आई, कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही रिदम का चेहरा एकदम से उतर गया और उसकी नज़र शिवम की तरफ चली गई जो कि धानी के साथ खड़ा था। रिदम मुंह बनाते हुए बोली, क्या हुआ भाई, अगर पति को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? शिवम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने बोला कि अभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तुम पेस्ट्री खाओगी, तुम्हारी फेवरेट बेल्जियम चॉकलेट। रिदम हैरानी से बोली, रियली, आप मेरे लिए? रिदम ने पेपर बैग लिया और फिर उसमें से अपनी पेस्ट्रीज निकाल खाने लगी। रिदम एकदम से मुस्कुरा कर बोली, आई लव इट। उसके इस हरकत पर वो तीनों मुस्कुरा दिए। वहीं अंदर स्टडी रूम में मिरांश बैठा हुआ था और वो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पिछले 2 दिनों से वो शांत था और उसकी शांति कोई मामूली शांति नहीं थी, तूफान से पहले की शांति थी, जिस तूफान के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। मिरांश रघुवंशी वो तूफान बनकर सबकी जिंदगी तबाह करने वाला था। मिरांश ने एक बार अपना फोन उठाकर गौतम को कॉल किया और फिर ऑन कॉल बोला, गौतम, अभिराज रघुवंशी अपने रघुवंशी इंडस्ट्रीज की 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं ना? गौतम कुछ पल रुक कर बोला, हाँ भाई, क्या करना है आपको? मिरांश बिना किसी भाव के बोला, धमाका। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इधर शिवम निधि को देखकर बोला, मिरांश कहाँ पर है? निधि मुस्कुराते हुए बोली, शिवम भैया वो स्टडी रूम में गए हैं, पता नहीं शायद कोई काम है। शिवम ने सिर हिलाया और वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। शिवम स्टडी रूम में जैसी पहुंचा उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई जो कि चुपचाप अपने नोटपैड पर कुछ कर रहा था। वो कुछ पल रुक कर बोला, मुझे लगा कि तुम रिदम के साथ ये सब करने वाले इंसान का पता लगाओगे, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। मिरांश उसे देखकर बोला, साले साहब, काम भी तो जरूरी है ना, ऊपर से रघुवंशी इंडस्ट्रीज की 70th एनिवर्सरी है, 2 दिन बाद बहुत खास दिन है, हमारा जाना भी तो बनता है। शिवम कंफ्यूजन से बोला, समथिंग इज रॉन्ग विद यू, तुम रिदम को लेकर नहीं जाओगे? उसके पैर में प्लास्टर लगे और मैं नहीं चाहता कि वो थोड़ा सा भी सफ़र करें। मिरांश खड़ा होकर बोला, साले साहब, माने या ना माने अपनी बीवी की बहुत परवाह है मुझे, अपनी प्रिंसेस पर जान छिड़कता हूँ मैं, लेकिन वो जाएगी और मेरे साथ जाएगी। शिवम बिना कुछ बोले मिरांश की आंखों में देख रहा था। वो धीरे से बोला, विश्वास कर रहा हूँ तुम पर, बस एक आखिरी बार ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं तुम पर, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हारी आंखों कह रही है कि कोई तूफान है। रात का वक्त, अब तक शिवम और धानी उदयपुर वापस जा चुके थे। शिवम ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रुक सकता था, वो अब तक यहीं पर था, लेकिन अब उसे अपना काम भी देखना था। इस वक्त रिदम बेड पर बैठी हुई थी और वो कोई मैगजीन पढ़ रही थी, लेकिन अब वो बोर हो रही थी। वो खुद से बोली, पति। उसके इतना कहते बेडरूम का दरवाजा खुला और मिरांश अंदर आते हुए बोला, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया प्रिंसेस। रिदम मुस्कुरा कर बोली, सीरियसली, आई लव यू। बोलकर उसने मिरांश की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मिरांश आगे बढ़कर रिदम का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करके खुद उसके पास बैठ गया। रिदम अचानक से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली मेरा पति वापस आ गया। मिरांश उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, तुम्हारा पति कहीं गया ही नहीं था प्रिंसेस, मैं कहाँ जाऊंगा? रिदम हल्का सा हंस कर बोली, तुम कहीं गए नहीं थे, लेकिन तुम अजीब सा बिहेव कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि तुम नॉर्मल हो। तुम्हारे नॉर्मल होने की कोई खास वजह? मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जब जुनून सामने हो तो फिर जुनूनियत तो नॉर्मल रहेगी ना। उसकी बात सुन रिदम बस मुस्कुरा कर रह गई। उसने मिरांश के कंधे पर अपना सर रखा और फिर सामने देखने लगी। मिरांश उसके बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए धीरे धीरे गुनगुनाया, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए
तेरा मिलना ही उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। ये सुनते ही एकदम से सर उठाकर मिरांश की तरफ देखा। तभी मिरांश उसकी आंखों में देखकर आगे के लिरिक्स गुनगुनाया, कुछ तो है तुझसे रास्ता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, फिर क्या फिक्र है तू हमसफर है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। मिरांश एकदम से शांत हो चुका था, वो चुपचाप रिदम के चेहरे को देख रहा था। तभी रिदम मुस्कुराकर बोली, ये क्या था? मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी फीलिंग्स। रिदम धीरे से बोली, और ये मेरे दिल तक पहुंच गई। आई लव यू पति। बोलकर उसने मिरांश के गाल पर किस किया और फिर मिरांश ने उसे धीरे से बैग पर लेटाया और उसके फोरहेड पर किस करके बोला, लव यू टू प्रिंसेस। थोड़ी देर में रिदम की आंख लग चुकी थी। उसके सोने के बाद भी मिरांश की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी हल्की लाल आंखों से रिदम को देख रहा था। अगला दिन, उदयपुर रघुवंशी पैलेस। आज पैलेस में बहुत ज्यादा हलचल थी। परसों रघुवंशी इंडस्ट्रीज की 70th एनिवर्सरी थी, जिसके लिए वेन्यू हॉल बुक हो चुका था और आज यहां पर इवेंट मैनेजमेंट की पूरी टीम आई हुई थी। नीचे विक्रांत सभी को हैंडल कर रहा था, इधर साहित्य अपने बेडरूम की बालकनी में कॉल पर बात कर रहा था। तभी अनामिका वहां पर आकर बोली, वो मुझे। इतना बोलते वो रुक गई। तभी साहित्य ऑन कॉल बोला, मैं बाद में बात करता हूं आपसे। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अनामिका धीरे से बोली, कॉल कट करने की जरूरत नहीं थी, मैं बाद में आ जाती। साहित्य उसे देखते हुए बोला, तुम क्यों बाद में आ जाती? बात बाद में हो जाती। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं कर रहा था, जस्ट अपडेट ले रहा था। इट्स ओके, क्या हुआ? अनामिका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वो एक्चुअली दादू ने बोला था कि मैं तुम्हें नीचे बुला लूं, नीचे सारी बातें चल रही है तो उन्हें तुमसे भी जानना है। साहित्य उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, और? अनामिका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, और कुछ नहीं। बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके इस हरकत पर साहित्य के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और वो तुरंत अनामिका के पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे थे। अभिराज साहित्य को देखकर बोले, आओ साहित्य, बैठो। तुम्हें पता है परसों कितना बड़ा दिन है? 70 साल हो जाएंगे रघुवंशी खानदान की नींव को रखे हुए। बहुत बड़ा दिन है। परसों पहले बिजनेस अलग था, लेकिन रघुवंशी इंडस्ट्री जब जाकर के बनी है 70 साल हो गए। साहित्य मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल दादू, वैसे मीर भी आएगा पर उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। साहित्य के मुंह से मीर का नाम सुनते ही अभिराज के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे। उन्होंने एक बार साहित्य को देखा और धीरे से बोले, उसे आने की क्या जरूरत है? उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? तभी अनामिका बोली, दादू कंट्रीब्यूशन से क्या फर्क पड़ता है? बात तो यह है ना कि वो फैमिली का हिस्सा है, ऐसे तो फिर मेरा भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभिराज एकदम से खड़े होकर बोले, तो तुम भी मत आओ, सिंपल। साहित्य हैरानी से बोला, दादू व्हाट हैपेंड? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और अनामिका पर कौन सा गुस्सा निकाल रहे हो आप? सी इज माई वाइफ। अभिराज एकदम से उसे देखकर बोले, तो अपनी बीवी को समझाओ साहित्य की बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं। अगर इसे मिरांश रघुवंशी की तरफदारी करनी है तो फिर इसे ये बातें सुननी पड़ेगी। बोलकर वो साहित्य के बिना कोई बात सुने तुरंत वहां से चले गए। साहित्य मन में बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने कोई गड़बड़ की है। आई जस्ट होप दादू कि आपने कोई ऐसी गलती ना की हो जिसकी वजह से सब कुछ और खराब हो जाए। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। रिदम आराम से बेड पर लेटी हुई थी। वो अपने पैर की उंगलियों को हल्का हल्का हिला रही थी। उसका प्लास्टर लगा हुआ था, बट अब उसे कोई ज्यादा दर्द नहीं होता था। तभी मिरांश वॉशरूम से बाहर आकर बोला, व्हाट प्रिंसेस, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर है तो तुम्हें हरकतें क्यों करनी है? रिदम उसे देखकर बोली, अरे पति, अच्छा लगता है, समझो ना प्लीज। मिरांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, नहीं मुझे नहीं समझना खुश। बोलकर वो रिदम के पास बैठ गया और फिर उसने एक बार अपना फोन उठाकर चेक किया। तभी रिदम उसके हाथ से फोन लेकर बोली, क्या है? तुम्हें मेरे पास बैठकर फोन यूज करना है तो मत बैठा करो मेरे पास। जब देखो फोन में लगे रहते हो। तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी के लिए टाइम ही नहीं है जिसके पैर में चोट लगी है। मुझे पैम्पर करो, मुझे प्यार करो। और मिरांश बीच में बोला, प्यार करूं? ये सुनते ही एकदम बिल्कुल शांत हो गई और वो मिरांश को देखने लगे जो कि खुद उसे देख रहा था। रिदम एकदम से उसका फोन रखकर बोली, अच्छे वाले प्यार की बात कर रही हूँ। मिरांश उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, तो बड़ा वाला प्यार क्या होता है प्रिंसेस, इलेबोरेट प्लीज। रिदम धीरे से बोली, बड़ा वाला प्यार मतलब वो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ओके? उसके बाद सुन। मिरांश हल्का सा मुस्कुराया और उसने रिदम के फोरहेड पर किस कर लिया। तभी रिदम उससे बोली,
ओके ये सब छोड़ो, मुझे गौतम ने बताया कि हम उदयपुर जाने वाले हैं एनिवर्सरी फंक्शन के लिए। ये सुनते ही मिरांज के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे, जो कि रिदम ने भी नोटिस कर लिए थे। मिरांज बिना किसी भाव के बोला, बिल्कुल जाएंगे प्रिंसेस, आफ्टर ऑल हमारा जाना बनता है। नाम के आगे रघुवंशी लगाया हुआ मैंने, तो फिर जाना पड़ेगा। रिदम उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, पति तुम ठीक हो ना? इज एवरीथिंग ऑलराइट? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर नहीं जाना तो फिर नहीं जाएंगे ना, मतलब जाना जरूरी थोड़ी है। वैसे भी अभिराज अंकल कितना बुरा बिहेव करते तुम्हारे साथ, मतलब वो। मिरांज बीच में बोला, प्रिंसेस मेरा डिसीजन है जाने का। गौतम ने तुम्हें तभी बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो फिर कोई न्यूज़ तुम तक आएगी नहीं। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके समझ गई। बोलकर वो धीरे से बेड पर लेटी और फिर मिरांज को देखकर बोली, आई वॉन्ट टू हग यू। मिरांज ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो तुरंत उसके पास लेट गया। रिदम उसके सीने से लगाकर बोली, तुम्हें पता है पति, जब भी कभी ऐसा लगे ना कि आगे तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है या फिर सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा, तब बस इतना सोच लेना कि। मिरांज बीच में बोला कि तुम मेरे साथ हो। रिदम उसे देखकर बोली, मैं कुछ और बोलने वाली थी। मिरांज उसकी आंखों में देखकर बोला, तो मत बोलो ना प्रिंसेस। नहीं बोलोगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में जो चीज़ है वो तो यही है ना कि तुम मेरे साथ हो। बस मेरा ट्रीटमेंट, मेरी इकलौती दवाई जिसकी ज़रूरत मुझे पड़ती है। रिदम मुस्कुराकर बोली, वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद मी? मिरांज गहरी सांस लेकर बोला, शायद तुम इकलौती वो हो जो मेरी है। मतलब आई डोंट नो, ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे कभी जज नहीं किया, तुमने भी मुझे जज किया, मुझे गलत समझा, बट डोंट नो, मेरे हर दर्द की दवा तुम ही हो। अगर मैं अंधेरे में भटकता हूँ तो तुम वो रोशनी हो जो मुझे उजाले तक लेकर आती है। रिदम उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मुझे नहीं समझ में आएगा तुम्हारा ये ऑब्सेशन मुझसे शुरू कब हुआ और खत्म कहाँ होगा? मिरांज उसकी आंखों में देखकर बोला, इश्क और जुनून तो वही है ना प्रिंसेस, जहाँ न शुरू का पता हो न अंत का। शुरुआत कहाँ है मुझे नहीं पता, अंत क्या होगी शायद मेरी सांसें रुक तब। रिदम बीच में बोली, बस पति, ऐसी बकवास नहीं करते। बोलकर उसने मिरांज के गाल पर किस की और फिर उसे हक करके अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांज रिदम के सर पर किस करके मन में बोला, जाने क्या कहे ये दुनिया मुझे और क्या कहे मेरी बातों को या मेरे जज्बातों को। बस इतना पता है मुझे कि शुरू भी तुम पर है और खत्म भी तुम पर है। मेरी कहानी की हर दास्तां तुमसे और मेरी कहानी का हर अंत भी तुमसे ही है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। बोलकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगला दिन, आज मिरांज रिदम को लेकर उदयपुर के लिए निकलने वाला था। इस वक्त वो स्टडी रूम में था। उसने अपने नोटपैड को साइड में रखा और गौतम को देखकर बोला, एक बार जब मैं उदयपुर से वापस आ जाऊं तो उसके बाद हमें न्यू सॉन्ग के ऊपर काम करने और प्रोड्यूसर से बात कर लेना। गौतम कुछ पल रुककर बोला, भाई आप प्रोड्यूसर से बात करने की बात कर रहे हो? कनिका वापस आ चुकी है मतलब वो? मिरांज बीच में बोला, तो गौतम काम सबसे जरूरी है। अगर काम तुम्हें अपने दुश्मन के साथ भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम सिर्फ काम है, अपने काम से मतलब बिल्कुल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरे साथ स्क्रीन पर कनिका होगी या फिर कोई और। द मैटर इज गाना मेरा, म्यूजिक मेरा और चेहरा मेरा। गौतम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओके समझ गया, तो मैं प्रोड्यूसर से बात कर लूंगा। वैसे चिराग आहूजा के एल्बम फ्लॉप हो चुकी है। मिरांज उसे देखकर बोला, अच्छा इम्पोर्टेंट काम है मेरे पास, लेकिन सुरेश भाटिया और चिराग आहूजा पर नजर रहे। अगर वो कुछ हरकत करने पर आए तो फिर मेरे अब्सेंस में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे। उसकी बात सुन गौतम ने सर हिला दिया। तभी निधि वहां पर आकर बोली, भाई वो, मैं भाभी को नीचे लेकर आ गई हूँ, आप लोगों को निकलना होगा ना, लेट हो रहा है। मिरांज बिना कुछ बोले स्टडी रूम से बाहर निकल गया। इस वक्त वहां पर सिर्फ और सिर्फ गौतम और निधि बचे थे। निधि गौतम को देखकर बोली, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है, लेकिन तुमने बता दिया कि नहीं पड़ता। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? गौतम कुछ पल रुककर बोला, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली इन सारी चीजों में बात नहीं हो पाए, मतलब भाभी का एक्सीडेंट हो गया। और निधि बीच में बोली, अभी अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं तुम्हें गलत लग जाऊंगी, लेकिन वो भाई की वाइफ है, भाई उनका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सोचना पड़ेगा ना गौतम। योर गर्लफ्रेंड, तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट कि मैं भाई के साथ हूँ, वो मुझे अपनी बहन मानते हैं, इसलिए तुम मुझे झेल रहे हो। गौतम हैरानी से बोला, क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके मेरी बात सुनो। बोलते हुए वो जैसी निधि की तरफ बढ़ा, तभी निधि 2 कदम पीछे हटकर बोली, प्लीज और एहसान करने की जरूरत नहीं है। मैं वो होपलेस लड़की नहीं हूँ जो बिना किसी के रह नहीं सकती।
बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। गौतम बस उसे जाते देखते रह गया। इधर मिरांश और रिदम गाड़ी में बैठे हुए थे। रिदम मिरांश को देखकर बोली, पार्टी होगी, वहां पर कितने सारे लोग होंगे, हर कोई मुझे देखकर सवाल करेगा और मैं सबकी जवाब देते देते थक जाऊंगी, है ना पति। बोलते हुए उसने मिरांश के कंधे पर अपना सिर टिका लिया। मिरांश अपने फोन पर कुछ करते हुए बोला, तुम्हें किसने बोला है प्रिंसेस, तुम्हें किसी के सवालों का जवाब देना है? कोई जवाब नहीं देना है तुम्हें। तुम वहां पर मिरांश रघुवंशी की वाइफ के तौर पर जा रही हो, किसी कल्प्रिट के तौर पर नहीं जो तुम्हें जवाब देने की जरूरत है। रिदम उसे देखकर बोली, ऐसा क्या? ओके पति, अगर ऐसी बात है तो तुम फोन साइड में रखो और मेरी बातें सुन लो क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, प्रिंसेस थोड़ी देर और, एक काम है वो खत्म कर लूँ, उसके बाद अगर हम वहां जाएंगे तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। रिदम कंफ्यूजन से बोली, तो क्या करोगे तुम? उसका सवाल सुनते ही मिरांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी, जो कि रिदम नहीं देख पाई थी। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में एक मीटिंग खत्म करने के बाद साहित्य जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, तभी उसके पीछे से आवाज आई, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। ये सुनते साहित्य ने मुड़कर विक्रांत को देखा। वो कुछ पल रुककर बोला, आपको क्या बात करनी है मुझसे चाचू? लिसन, अगर कोई भी बकवास करनी है तो मुझे नहीं सुनना क्योंकि मैं ऐसी वैसी बात करने के मूड में नहीं हूँ, ऑलरेडी काम का स्ट्रेस है। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, किसने बोला मुझे ऐसी वैसी बात करनी है? मुझे तो बस तुमसे एक खास डील करनी थी। ये सुनते ही साहित्य ने कुछ पल विक्रांत को देखा और फिर सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। विक्रांत जैसे ही उसके सामने बैठने को हुआ तभी साहित्य बोला, डील मेरे फायदे की ही होनी चाहिए मिस्टर विक्रांत रघुवंशी। याद रहे कि रघुवंशी इंडस्ट्रीज के सीईओ के साथ अपडेट करने आए हैं। विक्रांत आराम से उसके सामने बैठकर बोला, ओके याद रहेगा मुझे। इवान रघुवंशी मेरा बेटा, उसे वापस से लेकर आना है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी पता लगाने में कि आखिर वो है कहाँ पर। साहित्य कुछ पल रुककर बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगा? गिव मी ए रीजन। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराकर बोला, साहित्य बेटे मुझे बताने की जरूरत है। ये सुनते साहित्य ने एक गहरी सांस ली और फिर विक्रांत को घूरते हुए बोला, मिस्टर विक्रांत रघुवंशी, अगर आपको लगता है कि आगे पीछे की बातों को लेकर आप मुझे धमकी देंगे और। विक्रांत बीच में बोला, नहीं, कोई धमकी नहीं देना मुझे। मैं क्या करूंगा बस इतना बताना है कि शिवम कुछ पुराने किस्से पता लगाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसके हाथ कुछ लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना, मतलब तुम्हारे लिए या फिर। इतना बोलते वो रुक गया। वही साहित्य ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। तभी विक्रांत अचानक से बोला, अब तुम्हें सोचना कि तुम्हें क्या करना है। शिवम को मैं रोक सकता हूँ लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, पता लगाऊंगा मैं कि इवान कहाँ पर है। इतना पता है कि वो मुंबई में है, लेकिन पता चल जाएगा आपको कि आखिर एग्जैक्ट कहाँ पर है वो। उसके बाद सुन विक्रांत के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। साहित्य तेज आवाज में बोला, अब यहाँ से जाने का आप क्या लेंगे? विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं बस। साहित्य बीच में बोला, गेट लॉस्ट। उसके बाद सुन विक्रांत की स्माइल और गहरी हो गई थी। विक्रांत को साहित्य के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। उसने कुछ पल साहित्य को देखा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। उसके जाते ही साहित्य ने कसकर टेबल पर एक मुक्का मारा और धीरे से बोला, सालों पुरानी गलतियां क्या क्या करवाती है, जो नहीं करना होता वो सब करवाती है। बोलते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इधर मिरांश और रिदम अब तक उदयपुर पहुंच चुके थे और वो दोनों रघुवंशी पैलेस भी आ चुके थे, बस किसी के सामने नहीं गए थे। मिरांश रिदम को अपनी जगह पर लेकर गया था। वो आज रात नहीं कल रात सबको सरप्राइज देने वाला था। तब तक वो चाहता ही नहीं था कि किसी को पता चले कि वो दोनों यहाँ पर आ गए थे। रिदम मिरांश को देखते हुए बोली, पति अगर हम यहाँ पर आ गए तो तुम सबके सामने क्यों नहीं जा रहे? मुझे देखना है बाहर क्या चल रहा है। मिरांश उसकी ड्रेस चेंज करते हुए बोला, हम अभी सबके सामने नहीं जाएंगे प्रिंसेस, हम कल रात को सबसे मिलेंगे और सबको सरप्राइज देंगे। ओके, अब मुझे तुम्हारे मुंह से कोई सवाल नहीं सुनना। रिदम मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या बात है कि तुम्हें कुछ नहीं सुना? ऐसे थोड़ी होता है। मिरांश उसे देखकर बोला, मेरी लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। रिदम धीरे से बोली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब अगर तुम नहीं बताओगे तो वैसे भी मैं पता नहीं लगा पाऊंगी, तो फिर छोड़ देते इस टॉपिक को। तुम कल रात को धमाका करोगे क्या? उसका सवाल सुन मिरांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके बालों को सही करके तुरंत वॉशरूम चला गया। रिदम खुद से बोली,
गॉड प्लीज, अगर ये कोई धमाका भी कर रहा है ना तो प्लीज इसे कुछ मत होने देना, मुझे मेरा पति सबसे प्यारा है, बाकी सब जाए जहाँ जाना है। थोड़ी देर बाद मिरांश वापस आया और वो सीधे रिदम के पास बैठ गया। तभी रिदम उसे देखकर बोली, पति तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट याद है? मिरांश सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें फिर से सेलिब्रेट करना है प्रिंसेस? अगर करना है तो बताओ, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे फिर से हमारी फर्स्ट नाइट। रिदम हैरानी से बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा मत सोचा करो। बोलकर वो तुरंत बेड पर अच्छे से लेटती है और उसने खुद को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से ढक लिया। अगला दिन सुबह से रिदम बेडरूम में ही थी, वो कहीं वैसे भी नहीं जा सकती थी और मिरांश ने उसे कहीं जाने भी नहीं दिया था, न तो वो व्हीलचेयर पर उसे कहीं लेकर जा रहा था। इधर 70th एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही थी। हर जगह इस चीज़ की बातें चल रही थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शाम को वेन्यू प्लेस पर, जो कि उदयपुर का सबसे बड़ा वेन्यू हॉल था, वहां पर बिजनेस की दुनिया के कई लोग आए हुए थे, कई सेलिब्रिटीज भी थे, कई मिनिस्टर्स भी वहां पर थे। वो बहुत बड़ा इवेंट था। अभिराज किसी से बात कर रहे थे कि तभी विक्रांत ने उन्हें एक तरफ आने का इशारा किया। अभिराज तुरंत वहां से साइड होकर विक्रांत के पास गए और उससे बोले, क्या हुआ, ऐसे क्यों बुलाया? विक्रांत गहरी सांस लेकर बोला, डैड, मिरांश यहीं पर है, वो रिदम को लेकर यहाँ पर आ रहा है। ये सुनते ही अभिराज के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल गए। वो धीरे से बोले, ऐसे कैसे यहाँ पर लेकर आएगा? तुमने तो बोला था कि उसका आने का कोई प्लान नहीं है फिर। विक्रांत बीच में बोला, मुझे नहीं पता डैड, पता नहीं वो कब आया, किसी को खबर नहीं लगने दी उसने। मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मुझे भी खबर नहीं लगने दी, पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। इधर अभिराज की हालत खराब हो रही थी, वो कुछ सोच रहे थे। विक्रांत अभिराज को देखते हुए बोला, डैड, व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ऑलराइट? अभिराज कुछ पल रुककर बोले, हाँ वो एक्चुअली। वो अभी बोल ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र सीधे एंट्रेंस की तरफ चली गई और वो हैरानी से बोले, मिरांश। उदयपुर राजस्थान, रात का वक्त, वेन्यू प्लेस पर। अभिराज की नज़रें सामने एंट्रेंस पर खड़े मिरांश की तरफ थी। वही मिरांश बिना किसी भाव के अभिराज की तरफ देख रहा था और उसके साथ रिदम थी, जो कि व्हीलचेयर पर थी। रिदम को ऐसे सबके सामने बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मिरांश के जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। मिरांश चाहता था कि वो उसके साथ आए तो वो आ गई बस। रिदम ने एकदम से मिरांश का ब्लेजर पकड़कर खींचा। मिरांश की नज़र उसकी तरफ चली गई। मिरांश हल्का सा उसके ऊपर झुका और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस, कोई गलती की है तुमने या फिर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है? रिदम धीरे से बोली, पति, क्या बोल रहे हो? मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर या फिर तुमने कोई गलती की है? रिदम झट से बोली, नहीं, कुछ भी नहीं किया। मिरांश उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तो फिर खुद को अनकंफर्टेबल फील करना बंद करो। तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे पैर पर चोट आई है जिसकी वजह से तुम व्हीलचेयर पर हो। बस कुछ दिन में ठीक हो जाओगी, नॉर्मल जाओगी, तो इसमें अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओके? रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके पति। मिरांश ने एक बार उसके फोरहेड पर किस किया और फिर वापस सीधा खड़ा हो गया। मिरांश रिदम को लेकर सीधे पार्टी के अंदर आया। वो अब अभिराज की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो सीधे रिदम को एक तरफ लेकर गया और वैशाली को देखकर बोला, चाची इसका ध्यान रखना। वैशाली परेशानी से बोली, पर हुआ कैसे ये सब? कुछ फ्रैक्चर है ना? रिदम धीरे से बोली, वो वैशाली आंटी, एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था बस, और कुछ भी नहीं। बोलकर उसने एक नज़र मिरांश को देखा और फिर वैशाली को देखने लगी। वही मिरांश ने एक बार वैशाली को देखा और फिर वहां से चला गया। वैशाली रिदम को देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना बेटा? रिदम कुछ पल रुककर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अभी बोल ही रही थी कि तभी साहित्य वहां पर आकर बोला, रिदम, आर यू ओके? ये सब कैसे हुआ? रिदम उसे देखते हुए बोली, एक्सीडेंट हुआ साहित्य, जस्ट रिलैक्स, में ठीक हूँ। साहित्य कुछ सोचने के बाद बोला, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो फिर मीर तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया है? वो प्रोटेक्टिव है तुम्हें लेकर के, एक्सीडेंट के बाद तुम्हें वो फ्लाइट के थ्रू यहाँ क्यों लेकर आएगा? उसका सवाल सुन रिदम बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि बात तो सही थी। अगर रिदम को ऐसी चोटें लगती तो मिरांश उसे ट्रैवल नहीं करवाता, पर वो खुद इस बार ये हरकत कर रहा था। पता नहीं, रिदम को खुद नहीं पता था कि आखिर वजह क्या थी। वैशाली उन दोनों को देखते हुए बोली, होगी कोई बात सामने आ जाएगी, तुम दोनों परेशान होना बंद करो। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, चाची आप जानती हैं ना मीर कैसा है? वो कोई भी हरकत करता है ना तो मुझे परेशानी होती है, क्योंकि उसकी हरकतों के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। रिदम उसे देखकर बोली,
तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरा मीर प्रॉब्लम क्रिएट करता है? साहित्य उसे देखकर बोला, मैंने ऐसा कब बोला कि तुम्हारा मीर प्रॉब्लम क्रिएट करता है? मैं बस सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि वो जब भी कुछ करता है तो बहुत बड़ा कांड करता है। रिदम आई रोल करते हुए बोली, साहित्य तुम्हारे बोलने का भी मतलब यही है। लिसन, मीर कोई कांड नहीं करता है, अगर उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। साहित्य जैसे कुछ बोलने को वो तभी अनामिका उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम यहाँ पर हो, मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे, चलो मेरे साथ, मैं अभी थोड़ी देर में साहित्य को भेज दूंगी, वो एक्चुअली मिलना था, प्लीज ओके चलो, बोलकर वो साहित्य को खींचते हुए वहां से ले गई। उनके जाती रिदम धीरे से बोली, मैंने कौन सा पकड़ के रखा था? वैशाली उसे देखकर बोली, ऐसे नहीं बोलते। रिदम मुंह बनाते हुए बोली, तो कैसे बोलते हैं आंटी? एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मीर यहाँ पर आया क्यों है, वैसे भी उससे रघुवंशी इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। साहित्य का सवाल तो सही था पर वैशाली बीच में बोली, मीर पर छोड़ दो, अगर कुछ होगा तो वो खुद हैंडल करेगा और अगर कोई कांड होगा तो भी पता चल जाएगा। रिदम धीरे से बोली, ओके। पार्टी अपने जोरों शोरों पर थी, सभी लोग बातचीत कर रहे थे, वहां पर जितने भी लोग आए थे सब आपस में घुल मिल रहे थे। करीब 15 मिनट बाद लाइट्स ऑफ हो गई। अचानक से एक स्पॉटलाइट सीधे स्टेज की तरफ गई जहां पर मिरांश अपने हाथ में माइक लेकर खड़ा था। उसे देखते ही फैमिली मेंबर्स की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि मिरांश होस्टिंग कर रहा था, वो भी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के लिए। ये नामुमकिन चीज आज मुमकिन होते हुए दिख रही थी। मिरांश माइक चेक करके बोला, हेलो एवरीवन, रघुवंशी इंडस्ट्रीज की 70th एनिवर्सरी पार्टी है, तो फिर घर का छोटा बेटा तो होस्ट कर सकता है ना? आई मीन आपके सीईओ के छोटे भाई, मतलब साहित्य रघुवंशी का छोटा भाई। दिस इज सिंगर मिरांश रघुवंशी, हर कोई मुझे जानता होगा यहाँ पर। उसके इतना कहते ही वहां पर जितने भी लोग जो उसे जानते थे सभी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। आफ्टर ऑल मिरांश रघुवंशी का नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसकी बहुत पहचान थी, बच्चा बूढ़ा हर कोई उसे जानता था। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वेरी गुड, तो बात करते हैं मिस्टर अभिराज रघुवंशी की, हमारी फैमिली के सबसे बुजुर्ग इंसान। बोलकर उसने अभिराज की तरफ इशारा किया। इसी के साथ एक स्पॉटलाइट अभिराज के ऊपर जल चुकी थी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर अभिराज हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में कई तरीके की चीज चल रही थी, पता नहीं क्यों उन्हें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। मिरांश फिर से बोला, मिस्टर अभिराज रघुवंशी ने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, एक साथ जोड़कर रखा है, और ऐसे जोड़कर रखा है कि पूछो मत, बताऊंगा तो बहुत इमोशनल हो जाऊंगा। उसकी आवाज में एक ताना था जो कि अभिराज साफ महसूस कर सकते थे, और वो फिल होते ही उन्होंने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इधर साहित्य मन में बोला, क्या करना चाहता है ये गॉड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जब तक ये कान नहीं करेगा तब तक समझ में नहीं आएगा क्या फिर बात क्या है। मिरांश एक चुटकी बजाकर बोला, इसी बात पर कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना तो बनता है। बोलकर वो तुरंत एक तरफ हो गया। वहीं एक एलईडी स्क्रीन पर कुछ चीजें चलने लगी थी। पहले तो स्टार्टिंग में अभिराज के बचपन की चीज थी, उनको अवार्ड मिलने से लेकर के रघुवंशी इंडस्ट्रीज में उनके नाम को लेकर कई सारी चीज, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलती चली गई। अचानक से एक आदमी की वीडियो सामने आई, जिसमें वो आदमी साफ कह रहा था कि अभिराज रघुवंशी, उन्होंने मुझे रिदम सिसोदिया का एक्सीडेंट करने के लिए सुपारी दी थी, 5 लाख दिए थे उन्होंने मुझे। ये सुनते ही वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था। वही शिवम जो कि इस वक्त रिदम के पास बैठा हुआ था, उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इसी के साथ एक बार फिर से सारी लाइट ऑन हो चुकी थी। विक्रांत अभिराज को देखकर बोला, डैड व्हाट इज दिस, यू ट्राई टू किल हर। अभिराज एकदम से एक बार सबको देखो और फिर मिरांश को देखने लगे। मिरांश उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, व्हाट हैपन मिस्टर अभिराज रघुवंशी। सच सुनकर झटका लग गया, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। अभिराज तेज आवाज में बोले, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों रिदम के साथ कुछ भी करूंगा, वो कल की आई बच्ची ने मेरा क्या ही बिगड़ा। मिरांश बीच में बोला, मुझे बताने की जरूरत है कि उसने क्या बिगाड़ा है। यू नो वॉट अभिराज रघुवंशी, यू आर ए रियल एगोस्टिक पर्सन, जस्ट ए टॉक्सिक पर्सन, जो किसी का बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस गुस्से के चलते तुमने किसी की जिंदगी लेना जरूरी समझ लिया। सच तो यही अभिराज रघुवंशी। उसकी बात सुन अभिराज बिल्कुल चुप हो चुके थे, वो चुपचाप मिरांश को घूर रहे थे। तभी मिरांश चिल्लाकर बोला, जवाब चाहिए मुझे मिस्टर अभिराज रघुवंशी। उसने आपको जवाब दिया था, उसके बाद आपने ये हरकत की अपने गुस्से के चलते। कौन सा सुपेरियरिटी कम्प्लेक्स है आपके अंदर, जो आपको इतनी सिंपल सी चीज समझ में नहीं आई कि अगर कोई आपको जवाब दे रहा है तो इसका मतलब उसे आप पसंद नहीं,
उसे आपकी बात पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसकी जिंदगी लेने का हक मिल जाएगा। शिवम एकदम से खड़ा होकर बोला, मिरांश सबूत है तुम्हारे पास? मिरांश अभिराज को घूरते हुए बोला, सबूत की जरूरत है क्या साले साहब? जो वीडियो मैंने दिखाई है कोई मामूली वीडियो नहीं है, वो उस इंसान की वीडियो है जिसने अभिराज रघुवंशी से पैसे लिए थे। अकाउंट की डिटेल से लेकर की सारी चीज है एंड फोन नंबर भी। वो ड्राइवर जिसने रिदम का एक्सीडेंट किया था वो अपनी जगह पर है, उसे उसके किए की सजा मिली है, लेकिन उसके साथ एक और इंसान था जिसकी ये वीडियो है, तो साले साहब सबूत सामने है। रिदम चुपचाप बैठी हुई थी, उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि अभिराज उसके साथ ऐसी हरकत कर सकता है। वो अभिराज की इज्जत करती थी, पर ये जान से मारने की कोशिश। इसके बाद वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। अभिराज धीरे से बोले, कुछ भी नहीं किया मैंने। झूठ बोल रहे हो तुम मिरांश रघुवंशी, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, रियली? पर मैं आपको फंसाने की कोशिश क्यों करूंगा? अपने ग्रैंडफादर को क्यों फंसाऊंगा? उसकी बात सुन अभिराज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सबको अपने आसपास देखकर वो एकदम से चुप हो गए। अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सच वो सबके सामने नहीं खोल सकते थे। आखिर इज्जत बड़ी प्यारी थी उन्हें, पर आज मिरांश ने उनकी इसी कमजोरी पर वार किया था। उसने सबके सामने अभिराज रघुवंशी की इज्जत का तमाशा बनाने का काम किया था और कर रहा था। मिरांश एकदम से चुटकी बजाकर बोला, मिस्टर अभिराज रघुवंशी, मेरी बीवी को मारने की कोशिश की आपने, उसका एक्सीडेंट कराया, उसकी जान पर बात आए आपकी वजह से, तो फिर आपकी जिंदगी पर भी बात आनी चाहिए ना। विक्रांत धीरे से बोले, तुम कुछ नहीं करोगे, सबको भेजकर हम बैठकर बात करेंगे। मिरांश चिल्ला कर बोला, कोई बैठकर बात नहीं होगी। मेरी बीवी व्हीलचेयर पर है आपके बाप की वजह से, और अगर आपका बाप यहाँ पर रहेगा तो तमाशा और बनेगा। तो मिस्टर विक्रांत रघुवंशी बीच में अपनी नाक या टांग घुसने की कोशिश मत करो। शिवम अभिराज की तरफ बढ़ते हुए बोला, ग्रेट अभिराज अंकल, आपने मुझसे मेरी बहन को छीनने की कोशिश की। अभिराज एकदम से चिल्ला कर बोले, हाँ किया मैंने तो। ये सुनते ही शिवम ने एकदम से अपने हाथों की मुट्ठी बनाई। अब उसे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने एकदम से अभिराज के ऊपर अपना हाथ उठा दिया। अभिराज का चेहरा एक तरफ झुक गया। शिवम ने सबके सामने अभिराज रघुवंशी को थप्पड़ मारा था। साहित्य तेज आवाज में बोला, शिवम, व्हाट आर यू डूइंग? शिवम चिल्ला कर बोला, साहित्य बीच में आने की कोशिश मत करना, ये बात मेरे और मेरी बहन के गुनहगार के बीच की है। यहाँ अभिराज ने एक बार अपने गाल को छुए और फिर उन्होंने एकदम से गुस्से में शिवम को देखा। तभी शिवम उनका कॉलर पकड़ कर बोला, मेरी बहन है वो, कोई खिलौना नहीं है जिसके ऊपर तुमने अपना अटैक करवाने की कोशिश की। इज्जत करता था क्योंकि मेरी बीवी के कुछ लगते थे तुम, पर इज्जत के काबिल नहीं हो मिस्टर अभिराज रघुवंशी। मिरांश कॉल द पुलिस राइट नाउ। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, कॉल करने की जरूरत क्या है साले साहब, एक मैसेज की देरी ही है, वो यहीं पर आएंगे। बोलकर उसने एक बार किसी को मैसेज किया। कुछ ही पल में पुलिस की पूरी टीम अंदर आ चुकी थी। विक्रांत पुलिस वालों को देखकर बोला, इंस्पेक्टर यू कैन तुम जानते हो ना कि अभिराज रघुवंशी और। इंस्पेक्टर बीच में बोला, मिस्टर विक्रांत रघुवंशी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कोई छोटा मोटा केस नहीं है। पूरी मीडिया बाहर है, आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम सुनकर डर जाऊं? बोलते हुए इंस्पेक्टर ने हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने एकदम से आगे बढ़कर अभिराज के हाथ में हथकड़ी लगाई और तब जाकर अभिराज होश में आए। अभिराज धीरे से बोले, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते शिवम, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। विक्रांत कुछ करो, साहित्य डू समथिंग। साहित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अगर वो अभिराज का साथ देता तो फिर वो गलत हो जाता, बहुत गलत हो जाता। वहीं विक्रांत इतने सारे लोगों के बीच जाकर भी अभिराज की मदद नहीं कर सकता था। हवलदार अभिराज को लेकर वहां से जाने लगे। तभी शिवम एकदम से चिल्ला कर बोला, एक सेकंड। उसके इतना कहते ही अभिराज और हवलदार एकदम से रुके। शिवम अभिराज के सामने आकर बोला, शिवम, सिसोदिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए था मिस्टर अभिराज रघुवंशी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी बहन को अगर कोई एक खरोच पहुंचाता है तो मैं किस हद तक जा सकता हूं। बोलकर वो तुरंत जाने के लिए मुड़ गया। वहीं हवलदार अभिराज को खींचते हुए वहां से ले गए। बाहर पुलिस की गाड़ी थी, पूरे मीडिया वाले वहीं पर थे। उन सब ने अभिराज की ये न्यूज़ कैप्चर कर ली थी। पुलिस जीप के पास पहुंचते ही हवलदार ने दरवाजा खोला। तभी एक आवाज आई, एक मिनट जरा सुनो। अभिराज ने एक बार भी मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मिरांश खड़ा था। हवलदार मिरांश को देखकर बोला, यस मिस्टर रघुवंशी। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, 2 मिनट के लिए एक तरफ जाना। हवलदार बिना कुछ बोले थोड़ा सा साइड हो गया। मिरांश आगे बढ़ा और फिर अभिराज के कान में बोला,
अपने बदले के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा मिस्टर रघुवंशी। बड़ी इज्जत थी मुझे आपकी ये सोचकर कि चलो कोई बात नहीं, उम्र में बड़ा है चलता है, पर आज तुमने ना अपनी सारी इज्जत खत्म कर दी अभिराज रघुवंशी। मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी बीवी का भाई तुम्हें नरक दिखाने वाला है और मैं। इतना बोलकर वो रुका और उसके होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने अभिराज का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें उस नर्क में भी चैन से जीने नहीं दूंगा। बोलकर उसने झटके से अभिराज का कॉलर छोड़ दिया। इन सारी चीजों के बाद अभिराज बिल्कुल शांत थे, उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। वो चुपचाप मिरांज को देख रहे थे। तभी हवलदार वापस आया और उसने अभिराज को अंदर बिठा दिया। आखिर क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए।